Commerce E-School. How are you all? I hope you are very fine. Myself Khushbu Gupta, welcoming back to the account lecture. Okay, so today we are going to start our new chapter, that is the reconstitution of the partnership. Actually, reconstitution of the partnership is a concept. ठीक है, जिसके अंदर हम बहुत सारे चैप्टर सीखेंगे, एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ. ठीक है, तो ये क्या है? रिकॉन्स्टिट्यूशन. रिकॉन्स्टिट्यूशन मीन्स व्हाट? रिकॉन्स्टिट्यूट मतलब रिकॉन्स्टिट्यूट मतलब री मतलब अगेन एंड कॉन्स्टिट्यूट करना मीन्स सेटअप करना. ठीक है, तो रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द पार्टनरशिप मीन्स पार्टनरशिप फॉर्म जो है उसमें हम रिकॉन्स्टिट्यूट करेंगे, मतलब वापस से वो फॉर्म को सेटअप करना, तो उसे बोला जाता है रिकॉन्स्टिट्यूशन. रीसेटअप मतलब वापस से सेटअप करना. अगेन द सेटिंग अप ऑफ द पार्टनरशिप फॉर्म इज नोन एज अ रिकॉन्स्टिट्यूशन. ओके, ठीक है, तो मतलब यहाँ पर अलग अलग तरीके से पार्टनरशिप फॉर्म को वापस से सेटअप किया जाता है. हमने पार्टनरशिप फॉर्म में पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट सीखा है, अभी हम सीखेंगे रिकॉन्स्टिट्यूशन, मतलब फॉर्म को वापस से कैसे सेटअप किया जाता है. उसके अंदर हम सीखेंगे एडमिशन, रिटायरमेंट एंड डेथ. ओके, तो स्टार्ट करते हैं. तो सब लोगों ने कभी भी प्रॉब्लम सॉल्विंग के पहले, कुछ लोग बच्चों का बहुत ही बोरिंग लगता है उनको बेसिक सीखना, लेकिन ये बात फैक्ट है कि अगर हमारा बेसिक क्लियर नहीं है, अगर किसी बारे में नॉलेज नहीं है, तो उसके बारे में हम क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाएंगे, प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर पाएंगे. सो फर्स्ट आई जस्ट रिक्वेस्ट यू ऑल दैट क्लियर योर बेसिक्स, क्लियर योर कंसेप्ट्स. ठीक है, तो इस चैप्टर के बिगिनिंग से, फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर बेसिक्स. सबसे पहले हम बेसिक सीखेंगे, क्योंकि जिस बच्चे का बेसिक क्लियर है उसको कभी भी प्रॉब्लम सॉल्विंग में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आती, उसकी बैलेंस शीट हमेशा टैली होती है एंड किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं आती और वो आउट ऑफ मार्क गेन करता है. ठीक है, अपना टारगेट आउट ऑफ मार्क का बनाना है, 100 मार्क आने चाहिए अकाउंट में, क्योंकि अकाउंट एक ऐसा सब्जेक्ट है जहां पर आपके मार्किंग कटते नहीं है. अदरवाइज किसी भी थियोरेटिकल सब्जेक्ट में आपके मार्किंग में कम मार्क्स मिलते हैं, लेकिन अकाउंट्स में आप लोग फुल स्कोर कर सकते हैं. जस्ट आप लोगों का कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए. तो हर एक चैप्टर में हमारा कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए. तो आज हम स्टार्ट करेंगे फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग ऑफ द रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द पार्टनरशिप, और जिसके अंदर हम सबसे पहले सीखेंगे एडमिशन ऑफ अ पार्टनर. ओके, सो हियर वी स्टार्ट. तो मीनिंग ऑफ द रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द पार्टनरशिप, सबसे पहले तो रिकॉन्स्टिट्यूशन का मतलब पता होना चाहिए. सही है ना? कभी भी किसी भी चीज का अगर हम कंसेप्ट पढ़ने जा रहे हैं तो उसका सबसे पहले बेसिक मीनिंग पता होना चाहिए. वैसे मैंने आपको बेसिक मीनिंग बताया कि रिकॉन्स्टिट्यूशन मतलब फिर से स्थापित करना, फिर से फर्म को सेटअप करना. किसे? कौन सी फर्म को? पार्टनरशिप फर्म को वापस से सेटअप करना. ओके, तो क्या है मीनिंग ऑफ द रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द फर्म? यहाँ पर मैंने लिखा है आप लोगों के लिए मीनिंग ऑफ द रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द पार्टनरशिप फर्म. तो क्या है? चेंज इन द रिलेशनशिप बिटवीन द पार्टनर्स इज नोन एज अ रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द पार्टनरशिप. जब पार्टनर्स के बीच का रिलेशन चेंज हो जाता है ना, जब पार्टनर्स के बीच का रिलेशन चेंज हो जाता है, देन इट इज नोन एज अ रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द पार्टनरशिप फर्म. ओके, क्या दिया हमें? चेंज इन द रिलेशनशिप. रिलेशनशिप जब चेंज हो जाता है ना, चेंज इन द रिलेशनशिप बिटवीन द पार्टनर्स. किसके बीच का रिलेशन चेंज हो रहा है? पार्टनर्स के बीच का. ठीक है, इज नोन एज, तब उसे बोला जाता है रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द पार्टनरशिप. मतलब पार्टनरशिप फॉर्म को वापस से सेटअप करना, फिर से सेटअप करना. ठीक है, देयर इज अ चेंज इन द एग्रीमेंट्स. तो जब पार्टनर्स का रिलेशन चेंज होता है, जब रिकॉन्स्टिट्यूशन होता है, तब उसमें क्या क्या होता है? तो उसमें पार्टनर्स का एग्रीमेंट चेंज हो जाएगा. जो पार्टनर्स ने एग्रीमेंट किया था ना, मींस रूल्स एंड रेगुलेशंस, टर्म्स एंड कंडीशंस, जो सारे पार्टनर्स की कंसेंट से होती है, मतलब सारे पार्टनर्स की मर्जी से हम जो एग्रीमेंट करते हैं, रिटर्न में जो एग्रीमेंट करते हैं, दैट इज नोन एज अ पार्टनरशिप डीड. राइट, जब पार्टनर्स के बीच का रिलेशन चेंज हो जाता है तो उनका एग्रीमेंट भी चेंज हो जाएगा, उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो जाएगा. देन इट इज नोन एज अ चेंज इन द रिलेशनशिप ऑफ द पार्टनर्स. ठीक है, तो क्या है? देयर इज अ चेंज इन द एग्रीमेंट अमंग द पार्टनर्स विच लीड टू, जिससे क्या होगा? पार्टनर्स के बीच का एग्रीमेंट चेंज हो जाएगा. जब पार्टनर्स के बीच का एग्रीमेंट चेंज हो जाएगा तो उससे क्या होगा? विच लीड टू चेंज इन द रिलेशनशिप बिटवीन द पार्टनर्स. जिससे पार्टनर्स के बीच का रिलेशनशिप, एग्रीमेंट चेंज हो गया मतलब क्या होगा? पार्टनर्स के बीच का रिलेशन चेंज हो गया. क्योंकि पार्टनर्स वो बने कैसे थे? जब एग्रीमेंट हुआ था तभी तो वो पार्टनर्स बने थे ना. तो जब पार्टनर्स के बीच एग्रीमेंट चेंज हो गया तो उनके बीच का रिलेशन चेंज हो जाएगा. एंड चेंज इन द शेयर ऑफ द प्रॉफिट एंड द लॉसेस ऑफ द पार्टनर्स इन द फर्म. तो पार्टनर्स के बीच का जो प्रॉफिट शेयरिंग या फिर प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो जो भी है वो भी चेंज हो जाएगा. क्लियर? तो पार्टनर्स के बीच का जब रिलेशन चेंज हो जाता है, जब उनका एग्रीमेंट चेंज हो जाता है, तो उसके बीच का रिलेशनशिप चेंज हो जाता है, जिसे बोला जाता है रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द पार्टनरशिप फर्म. रिकॉन्स्टिट्यूशन मीन्स अगेन सेटअप
ऑफ द पार्टनरशिप फॉर्म, मतलब वापस से फॉर्म को सेटअप करना। क्लियर? तो क्या है, पार्टनरशिप फॉर्म का रिलेशनशिप कब कब चेंज होता है, रिकॉन्स्टिट्यूशन कब कब होता है, मतलब फॉर्म को कब से कब कब पार्टनर्स के बीच का एग्रीमेंट चेंज होता है, कब कब पार्टनर्स के बीच के रिलेशन चेंज होते हैं, इन शॉर्ट रिकॉन्स्टिट्यूशन कब कब होता है, राइट? तो वही हम देखेंगे अभी, डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ द रिकॉन्स्टिट्यूशन अभी हम देखेंगे कब कब होता है। डिफरेंट फॉर्म्स, अलग अलग टाइप पे पार्टनर्स का रिकॉन्स्टिट्यूशन होता है, पार्टनर्स के बीच के रिलेशनशिप चेंज हो जाते हैं, तो वो कब कब है। तो फर्स्ट पॉइंट क्या है, चेंज इन द प्रॉफिट शेयरिंग ऑफ द एग्जिस्टिंग पार्टनर्स। जो हमारे फर्म में आज जितने भी पार्टनर्स है, हमारी पार्टनरशिप फर्म है, तो उस फर्म में जितने भी पार्टनर्स है उनके बीच का जब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो जाता है, देन वो क्या होगा, रिकॉन्स्टिट्यूशन होगा। हम मान लो पहले ये पढ़ते हैं, फिर मैं आपको बताती हूँ। चेंज इन द प्रॉफिट शेयरिंग ऑफ द एग्जिस्टिंग पार्टनर्स, जब जो मौजूद पार्टनर्स है हमारे बीच, है ना, पार्टनरशिप में आज जितने भी पार्टनर्स हैं उनके बीच का अगर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो वो एक दूसरे के साथ चेंज कर देते हैं, तो वो पार्ट को रिकॉन्स्टिट्यूशन होगा, क्योंकि उनके बीच का एग्रीमेंट चेंज हो रहा है, उनके बीच का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो रहा है, तो क्या हो रहा है, रिकॉन्स्टिट्यूशन हो रहा है, राइट? तो क्या है, द पार्टनर ऑफ द फर्म के जो पार्टनर्स है मे डिसाइड टू चेंज देयर एग्जिस्टिंग प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। पार्टनर्स, आज जो पार्टनर्स है पार्टनरशिप में, आज जितने भी पार्टनर्स है, अगर वो ये डिसाइड करते हैं कि हम एक दूसरे का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज कर लेंगे, मतलब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज करने के लिए उन्हें एग्रीमेंट में चेंज करना पड़ेगा, और जब एग्रीमेंट चेंज हो जाता है तो क्या होता है, रिकॉन्स्टिट्यूशन होता है। तो उन्होंने अगर डिसाइड किया कि हम अपना प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज कर लेंगे, सपोज वी आर हैविंग द 3 पार्टनर्स ए बी सी, 3 पार्टनर्स है हमारे पास। अभी मैं आपको इधर बताती हूँ, तो क्या है, पार्टनर्स ने क्या डिसाइड किया कि उनके बीच का रिलेशनशिप प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो रहा है। इफ वन पार्टनर परचेसेस अ शेयर ऑफ द प्रॉफिट फ्रॉम द अदर पार्टनर, एक पार्टनर दूसरे पार्टनर से भी बोलता है कि मुझे ज्यादा प्रॉफिट दे दो। एक पार्टनर को मिल रहा था, दूसरा पार्टनर क्या बोलता है, मुझे ज्यादा प्रॉफिट दे दो, उसने उसका हिस्सा भी खुद में ले लिया, ठीक है, तो पार्टनर के बीच का क्या हो जाएगा, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो जाएगा ना, है ना? तो क्या है, इफ वन पार्टनर परचेसेस द शेयर ऑफ द प्रॉफिट फ्रॉम द अदर पार्टनर, द ओल्ड पार्टनरशिप एग्रीमेंट स्टैंड्स टर्मिनेटेड। तो पुराना एग्रीमेंट जो था वो खत्म हो जाएगा, वो कोलैप्स हो जाएगा, टर्मिनेट हो जाएगा, है ना? एंड अ न्यू एग्रीमेंट कम्स इनटू फोर्स स्टेटिंग द न्यू पार्टनरशिप फॉर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो क्या आएगा, नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो डिसाइड कर रहे पार्टनर्स, है ना? पुराना प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, और पुराना प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो खत्म होगा तो पुराना एग्रीमेंट भी खत्म होगा। और वो जब लोगों ने नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो डिसाइड करने का सोचा, है ना, आपसी मतलब कंसेंट के साथ, मर्जी से सब लोग राजी है उस बात को लेकर, तो फिर जब वो लोग नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो डिसाइड करेंगे खुद का पार्टनरशिप एग्रीमेंट में एक दूसरे की मर्जी के साथ, तो फिर न्यू एग्रीमेंट होगा। न्यू एग्रीमेंट होने की वजह से पुराना एग्रीमेंट खत्म हो जाएगा, और जब न्यू एग्रीमेंट होगा, जब पार्टनरशिप फॉर्म में न्यू एग्रीमेंट होता है पार्टनर्स के बीच में न्यू टर्म्स एंड कंडीशंस को लेकर, देन इट इज नोन एज अ रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द पार्टनरशिप फॉर्म। तो ये था फर्स्ट फॉर्म ऑफ द रिकॉन्स्टिट्यूशन, मतलब ये भी एक वजह है जब पार्टनर्स में के बीच का एग्रीमेंट चेंज होता है। कब, जब पार्टनर्स ने ये डिसाइड कर लिया कि वो अपना प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज करेंगे, ठीक है। दिस इज द वन वे ऑफ द रिकॉन्स्टिट्यूशन। देन आफ्टर सेकंड वन कम्स सेकंड वन, थर्ड एंड द फोर्थ। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस बारे में हम चैप्टर्स करने वाले हैं, ठीक है। एडमिशन, रिटायरमेंट एंड डेथ, ये हमारे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है। और किसी भी बच्चे को अगर टारगेट है उसका कि उसको सीए करना है, सीएस करना है या फिर सीएमए करना है, तो उनका ये जो कंसेप्ट है, ये जो 3 चैप्टर है उन पे फोकस करना है, ठीक है। डिटेल फोकस रहना चाहिए उनका, क्योंकि यही वो चैप्टर्स है जो हमारे सीए फाउंडेशन में आते हैं, ठीक है, सीएस में आते हैं या फिर सीएमए में आते हैं। जिन बच्चों का 11th और 12th का बेस क्लियर नहीं है तो उनको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है, ठीक है ना। तो इस वजह से बाद में अपने आप का मोरल डाउन करने से बेटर है हम आज जब सिखाया जा रहा है तब सीख लेना चाहिए, ठीक है। तो क्या है, एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, ये जो चैप्टर हम सीखने वाले वही सीखने वाले, एडमिशन ऑफ अ पार्टनर सीखने वाले, ठीक है। तो क्या है एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। एडमिशन मतलब क्या, अब मान लो पहले 2 पार्टनर थे, कम से कम पार्टनर्स कितने, पार्टनरशिप में कितने पार्टनर्स रखते हैं, 2, है ना, कम से कम 2। मान लो पहले कितने पार्टनर्स थे, 2 पार्टनर्स थे, अब एक और पार्टनर आना चाहता है, तो दोनों पार्टनर्स क्या होना चाहिए, रजामंदी होनी चाहिए दोनों पार्टनर्स की कि हाँ हम एक तीसरे पार्टनर को बुला लेंगे। तीसरा पार्टनर क्यों बुलाया जाता है, हमें फर्म में ज्यादा पैसे की जरूरत होगी तो वो तीसरा पार्टनर लेकर आएगा, है ना। फर्म में ज्यादा प्रॉफिट की जरूरत रहेगी तो तीसरा पार्टनर लेकर आएगा, और फर्म में ज्यादा थोड़ा मैनेजियल एफर्ट्स चाहिए तो वो तीसरा पार्टनर करेगा मैनेज। तो इस तरीके से हम तीसरे पार्टनर को भी लेकर आते हैं, लेकिन विद द कंसेंट ऑफ द एग्जिस्टिंग पार्टनर्स, ठीक है। जितने भी एग्जिस्टिंग पार्टनर्स है उनकी रजामंदी के साथ, मीन्स कंसेंट के साथ, ठीक है। तो
देखो पहले एग्रीमेंट दो लोगों के बीच में था, अब जब तीसरा बंदा आएगा तो फिर तीनों का एग्रीमेंट होगा, तो फिर न्यू एग्रीमेंट होगा। जो दो पार्टनर्स का एग्रीमेंट था वो टर्मिनेट हो जाएगा, वो खत्म हो जाएगा, और फिर तीनों के बीच में न्यू एग्रीमेंट होगा। और जब जब न्यू एग्रीमेंट होता है तब तब रिकॉन्स्टिट्यूशन होता है। सो दिस इज द अनदर फॉर्म ऑफ द रिकॉन्स्टिट्यूशन। ओके, क्या दिया है? व्हेन अ न्यू पार्टनर इज एडमिटेड इन द बिजनेस, न्यू पार्टनर का जब एडमिशन होता है, एडमिशन मतलब जब नया पार्टनर फर्म में आता है ना, व्हेन द न्यू पार्टनर इज एडमिटेड इन द बिजनेस, किधर एडमिट हो रहा है? वो हॉस्पिटल में नहीं हो रहा, वो बिजनेस में हो रहा है, ठीक है। एडमिशन आ रहा है मतलब वो नया पार्टनर फर्म में आ रहा है। ही ब्रिंग्स, तो वो क्या लेकर आता है? ब्रिंग्स मतलब लेकर आता है, क्या लेकर आता है? कैपिटल एंड हिज शेयर ऑफ गुडविल, और वो अपने साथ में कुछ कैपिटल का हिस्सा लेकर आएगा और कुछ गुडविल का हिस्सा लेकर आएगा। गुडविल एक्चुअली रेपुटेशन होता है, गुडविल को मेजर नहीं किया जाता, लेकिन हमारे ये जो तीनों चैप्टर्स है उसमें हम गुडविल को मेजर करते हैं इन द मॉनेटरी टर्म्स। गुडविल को हम मेजरमेंट करते हैं मॉनेटरी टर्म में। तो ये चैप्टर के लिए बेसिक की वीडियो सबसे ध्यान से सुननी है सबने, ठीक है, ताकि आप लोगों का एकदम बेसिक क्लियर हो, आप रेडी हो प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, आपको टीचर की भी जरूरत ना पड़े, ठीक है। तो क्या है? ओल्ड पार्टनर्स हैव टू सैक्रिफाइस देयर शेयर ऑफ द प्रॉफिट फॉर द न्यू पार्टनर्स, सो द पार्टनरशिप एग्रीमेंट चेंजेस। अब देखो पहले दो पार्टनर्स के बीच में एग्रीमेंट था, राइट, दो पार्टनर्स प्रॉफिट बांटते थे, अभी तीसरा भी आ रहा, तो उनको अपने प्रॉफिट का हिस्सा एक तीसरे पार्टनर को भी देना पड़ेगा। तो बाकी दोनों पार्टनर्स को क्या करना पड़ेगा? तीसरे पार्टनर के लिए क्या करना पड़ेगा? सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, राइट। तो दोनों पार्टनर्स क्या करते हैं? सेक्रीफाइस करते हैं, किसके लिए? तीसरे पार्टनर के लिए, क्योंकि पहले जो प्रॉफिट था वो दो लोगों में बटा था, अब तीन लोगों में बटेगा, तो उनके जो प्रॉफिट का जो शेयर है वो क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, क्योंकि एक उनका प्रॉफिट का हिस्सा कौन ले रहा है? तीसरा पार्टनर भी ले रहा है। तो इस वजह से बाकी के दो पार्टनर्स क्या कर रहे हैं? सेक्रीफाइस कर रहे हैं, है ना, ठीक है। तो इस तरीके से हम बोलते हैं। तो ये भी उस टाइम पे भी जब पहले एग्रीमेंट दो के बीच में था, अब तीन के बीच में होगा, तो नया एग्रीमेंट होगा, पुराना एग्रीमेंट क्या हो जाएगा? टर्मिनेट हो जाएगा। टर्मिनेट मतलब खत्म हो जाएगा, अब नया एग्रीमेंट होगा, क्योंकि पहले दो के बीच में था, तीन के बीच में होगा, ठीक है। तो इस वजह से क्या होगा? जब जब एडमिशन होता है पार्टनरशिप में, जब जब फर्म में एडमिशन होगा तब तब रिकॉन्स्टिट्यूशन होगा, क्योंकि उस टाइम पे नया एग्रीमेंट बनेगा, पार्टनर्स के बीच के रिलेशन चेंज हो जाएंगे। क्लियर? ओके। उसके बाद क्या है? रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर, ये दूसरा फॉर्म, तीसरा फॉर्म है रिटायरमेंट ऑफ द पार्टनर। कोई पार्टनर अगर फर्म से रिटायर हो रहा है ड्यू टू हिज ओल्ड एज, है ना, अपनी ओल्ड एज की वजह से या फिर कुछ भी अपने पर्सनल प्रॉब्लम की वजह से जो भी पार्टनर रिटायर होता है फर्म में, तो फिर उस टाइम पे भी मान लो पहले तीन पार्टनर्स थे, अब एक पार्टनर रिटायर होके जा रहे हैं, तो कितने पार्टनर्स बचे? दो पार्टनर्स बचे। तो पहले एग्रीमेंट था तीन के बीच में, अब एक बंदा जा रहा है, तो पार्टनर्स एग्रीमेंट किसके बीच में होगा? दो पार्टनर्स के बीच में होगा। तो उसी को वो चेंजेस नहीं कर लेंगे, उसके लिए वो नया एग्रीमेंट बनाएंगे। जब एक पार्टनर जाता है तो बाकी के बचे दो पार्टनर्स क्या करेंगे? नया एग्रीमेंट बनाएंगे, और नया एग्रीमेंट जब जब नया एग्रीमेंट बनेगा तब तक क्या होता है? रिकॉन्स्टिट्यूशन होता है, क्योंकि उस टाइम पर पार्टनर्स के बीच का रिलेशन चेंज हो गया। पहले तीन लोगों में प्रॉफिट बढ़ रहा था, अभी दो लोगों में बटेगा। तो इस टाइम पे बाकी के जो दो पार्टनर्स है, जो कंटेनिंग पार्टनर्स है, उनको क्या होगा? प्रॉफिट होगा ना, क्योंकि एक पार्टनर जा रहा है, अच्छी बात है, मतलब अच्छी बात तो क्या, लेकिन जो प्रॉफिट पहले तीन लोगों में बट रहा था, अभी एक पार्टनर चला जाएगा तो प्रॉफिट किन लोगों के बीच में बचेगा? दो लोगों के बीच में बटेगा। तो इस वजह से उन लोगों को क्या होगा? प्रॉफिट होगा। इस वजह से हम इधर निकालते हैं गेन रेशो। एडमिशन में पार्टनर्स को क्या हो रहा था? लॉस, और इस वजह से वापस सेक्रीफाइस था, यहाँ पर क्या है? गेन, ठीक है। तो मैं क्या करूंगी? अगले चैप्टर में आप लोगों को इनके बीच का डिफरेंस बताऊंगी, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द एडमिशन, रिटायरमेंट एंड द डेथ, ठीक है। तो लेकिन इसके पहले ये पढ़ लेते हैं। इफ द पार्टनर इज रिटायरिंग फ्रॉम द पार्टनरशिप फर्म, अगर कोई पार्टनर फर्म से रिटायर हो रहा है ना, his share of profit up to the date of the retirement capital, his share in the other reserves of the firm will be paid to him। क्या है? अगर पार्टनर फर्म से रिटायर हो रहा है, his share of profit, उसका जो भी प्रॉफिट का हिस्सा था अप टू डेट ऑफ रिटायरमेंट, जब तक उसकी रिटायरमेंट की डेट नहीं है तब तक उसका जो भी प्रॉफिट था वो उसको क्या कर दिया जाएगा? दे दिया जाएगा, है ना। हिज शेयर ऑफ द अदर रिजर्व, और उसका जिस तरीके से भी पैसा था, प्रॉफिट में हिस्सा हो या रिजर्व में हिस्सा हो, वो उसको हम क्या कर देंगे? पे कर देंगे, है ना। वो जा रहा है लेकिन वो अपना हिस्सा लेके जाएगा। ओल्ड पार्टनर्स विल गेन द प्रॉफिट। तो एक पार्टनर चला गया, मान लो तीन पार्टनर्स थे और उसमें से एक पार्टनर रिटायर हो गया, तो बचे कितने? दो पार्टनर। तो पहले जो प्रॉफिट तीन लोगों में डिवाइड हो रहा था, अभी वो सिर्फ दो लोगों में डिवाइड होगा। तो बचे हुए कंटिन्यूइंग पार्टनर्स को क्या होगा? गेन होगा ना, प्रॉफिट होगा। तो क्या होगा? ऑल पार्टनर्स विल गेन द प्रॉफिट एंड देयर विल बी चेंज इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो क्या होगा? तो ऑल पार्टनर्स विल गेन इन द प्रॉफिट एंड देयर विल बी गेन इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो ऑल पार्टनर्स को क्या होगा? गेन होगा, क्योंकि एक पार्टनर जा रहा है। जो प्रॉफिट तीन लोगों में बट रहा था, अभी दो लोगों में बटेगा, क्योंकि एक पार्टनर रिटायर होके गया,
है ना. तो remain continuing partners will have the profit and there will be the change in the profit sharing ratio. उस टाइम पे पहले प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या था, 3 का था. अभी एक पार्टनर अगर रिटायर हो गया तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 2 का डिसाइड होगा. उसके लिए नया एग्रीमेंट बनाएंगे और नया एग्रीमेंट बनाएंगे तो उनका पार्टनर्स का रिलेशन चेंज होगा. पार्टनर्स का रिलेशन चेंज हो रहा है तो क्या हो रहा है, रिकॉन्स्टिट्यूशन. ओके, गेटिंग. देन आफ्टर द लास्ट वन, डेथ ऑफ द पार्टनर. यहाँ पर भी डेथ हो, मतलब यहाँ पर भी रिटायरमेंट हो रही है लेकिन यहाँ पर परमानेंट रिटायर हो रही है ना. परमानेंट रिटायर हो रहा है मतलब एक यहाँ पर भी एक पार्टनर क्या रहा है, फर्म से जा रहा है. ठीक है, तो क्या है सेम इसके जैसे रिटायरमेंट एंड डेथ इज द सेम, क्योंकि यहाँ पर भी एक पर्सन फर्म से जा रहा है, डेथ में भी एक पर्सन फर्म से जा रहा है. राइट, तो ये भी अपना हिस्सा लेके जाएगा. तो इसका हिस्सा हम इसको तो नहीं दे सकते, लेकिन इसका जो भी लीगल है, जो भी इसका नॉमिनी रहेगा उसको हम इसका हिस्सा दे देंगे. तो यहाँ पर भी क्या होता है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो जाएगा क्योंकि पहले 3 लोगों का मान लो एग्जांपल दे रही हूँ. ठीक है, जरूरी नहीं कि फर्म में 3 या 2 ही पार्टनर रहते हैं, फर्म में मैनी पार्टनर्स रहते हैं, है ना. तो क्या है, अगर फर्म में 3 पार्टनर्स थे, उसमें से एक पार्टनर की डेथ होगी तो बचे कितने, 2 पार्टनर बचे. पहले प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3 का था, अभी एक पार्टनर की डेथ होने की वजह से 2 का बचा. तो जो बचे हुए पार्टनर्स है, जो भी सर्वाइविंग पार्टनर्स है ना, जो जिंदा है उनको क्या बोला जाता है, सर्वाइविंग. और जिसकी डेथ होगी उसे बोला जाता है डिसीज्ड. ठीक है, तो ये सारी टर्म्स हम सीखेंगे, किसको क्या बोलते हैं, सब कुछ सीखेंगे. अपना कंसेप्ट मैं A to Z क्लियर करवा के दूंगी मैं आपको. तो सब लोगों ने सिर्फ लेक्चर कंटिन्यू देखना है, सब्सक्राइब करना है. ठीक है, तो भी पहले ये देखते हैं डेथ ऑफ द पार्टनर. तो पार्टनर की क्या हो जाती है, जब डेथ हो जाती है तो पहले जो 3 लोगों में प्रॉफिट बट रहा था, अभी एक पार्टनर की डेथ होने की वजह से फिर 2 लोगों में बचेगा. तो जो सर्वाइविंग पार्टनर्स है उनका क्या होगा, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो नया डिसाइड होगा, उनके बीच में नया एग्रीमेंट होगा. और जब नया एग्रीमेंट होगा, जब तब पार्टनर्स के बीच के रिलेशन चेंज होते हैं और पार्टनर्स का क्या हो जाता है, रिकॉन्स्टिट्यूशन हो जाता है. ठीक है, तो क्या है, पार्टनर इज गोइंग आउट ऑफ द बिजनेस. पार्टनर क्या आ रहा है, फर्म से जा रहा है ड्यू टू द डेथ, क्योंकि उसकी डेथ हो रही है ना. डेथ होने के बाद फर्म में वो कैसे रह पाएगा. हिज लीगल हेयर किसको बोलते हैं, नॉमिनी. उसका जो भी वारिस रहता है ना, उसको उसका हिस्सा मिल जाएगा. ठीक है, विल गेट द पार्टनर्स शेयर इन द बिजनेस. शेयर ऑफ प्रॉफिट ऑफ द कंटिन्यूइंग पार्टनर्स विल चेंज. तो क्या है, जो भी उसकी डेथ होने पर उसका जो भी लीगल हेयर बोल सकते हैं आप, नॉमिनी बोल सकते हैं, रिप्रेजेंटेटिव बोल सकते हैं, विल गेट द पार्टनर्स शेयर इन द बिजनेस. तो वो जो पार्टनर की डेथ हो रही है ना, उसका हिस्सा कौन लेगा, उसका नॉमिनी, उसका रिप्रेजेंटेटिव, उसका लीगल हेयर लेगा. ठीक है, एंड द शेयर ऑफ द प्रॉफिट ऑफ द कंटिन्यूइंग पार्टनर्स विल चेंज. और जो सर्वाइविंग पार्टनर्स है फर्म में, जो बचे हुए पार्टनर्स है, उनके बीच में नया एग्रीमेंट रेशियो डिसाइड होगा, नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो डिसाइड होगा, नया एग्रीमेंट होगा और उनके बीच का रिलेशन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा. देन इट इज नोन एज अ रिकॉन्स्टिट्यूशन. and old partners comes to an end and old partnership comes to an end. old partnership खत्म हो जाएगी, अब नई पार्टनरशिप स्टार्ट हो जाएगी, क्योंकि पहले 3 थे तो अभी 2 बचे हैं, तो उनके बीच का नया एग्रीमेंट होगा, नया रिलेशन होगा. ठीक है, तो दीज आर द केसेस ऑफ द रिकॉन्स्टिट्यूशन द पार्टनरशिप फॉर्म. आई होप यू अंडरस्टैंड. ठीक है, तो ये हमारा बेसिक है. रिकॉन्स्टिट्यूशन बोलते किसे हैं, मींस फिर से स्थापित करना, फिर से सेटअप करना. और क्या क्या कब कब पार्टनरशिप फॉर्म का रिकॉन्स्टिट्यूशन होता है. एक तो पार्टनरशिप जब डिसाइड कर लिया कि पार्टनर्स अपने एक दूसरे का खुद का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज करने वाले हैं, तब होता है रिकॉन्स्टिट्यूशन. एडमिशन के टाइम पर होता है, कोई पार्टनर नया आ रहा है फॉर्म में तब होता है, कोई एक पार्टनर फॉर्म से जा रहा होता है तब होता है, और कभी एक पार्टनर की डेथ हो जाए तब होता है. ठीक है, तो इस बारे में तो हमारा चैप्टर है नहीं, लेकिन हम ये कंटिन्यू देखेंगे. और ये 3 चैप्टर्स है, इंडिविजुअल चैप्टर्स है, जिसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे. लेकिन सबसे पहले हम पढ़ेंगे एडमिशन ऑफ अ पार्टनर. ओके, सबसे पहले एडमिशन, देन आफ्टर रिटायरमेंट एंड देन आफ्टर डेथ. ओके, सो कीप वॉचिंग द लेक्चर्स. ठीक है, ताकि आप लोगों का बेसिक क्लियर हो. उसके सबसे पहले बेसिक का वीडियो जरूर देखना है. बेसिक का वीडियो सिर्फ एक बार नहीं, 3 बार 4 बार देखना है, ताकि जब तक आपका बेसिक क्लियर नहीं हो जाता तब तक देखना है. और बेसिक क्लियर होने के बाद आपको प्रॉब्लम सॉल्व करने में बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं आएगी, दैट्स माय गारंटी. ओके, सो कीप वॉचिंग द कॉमर्स स्कूल. आई होप यू अंडरस्टैंड. इफ यू आर हैविंग एनी डाउट टेल मी इन द कमेंट बॉक्स. और अगर आपको लेक्चर समझ में आया तो आप लाइक कीजिए एंड कमेंट बॉक्स में बताइए. ओके, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर कीजिए, ताकि ये लॉकडाउन के टाइम पे और आपकी हेल्प हो सके. ठीक है, और अदरवाइज भी आई एम अपलोडिंग द ईच एंड एवरी पॉइंट एंड ईच एंड एवरी कंसेप्ट एंड ईच एंड एवरी क्वेश्चन about the lectures of the accounts and the OCM. Okay, so I will upload the next lecture on the admission of the partner. We will start in the next lecture. Okay, so till then, take care, goodbye, thank you so much, bye bye.